नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है प्यारे साथियों। और लास्ट वीडियो के अंदर अपन एनसीईआरटी एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम के पांचवे नहीं चौथे अध्याय की बातचीत की थी, जो आपके मानचित्र से संबंधित था। आज अपन आपके पांचवे अध्याय पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे उनके संदर्भ में बातचीत करेंगे। देखिए प्यारे साथियों, अपन ने एनसीईआरटी 6 क्लास के व्याख्यात्मक लेक्चर लक्ष्मण धारा लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, और उसके बाद में उनके नोट्स एंड वन लाइनर जीके के क्वेश्चन आपके लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी क्लास 6 के अंदर, और ये जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की जो वीडियोस मिल रही है ये भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर डाली हुई है। और विस्तृत जानकारी के लिए आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन तथा अबाउट सेक्शन चेक कर सकते हैं, जहां से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और अभी इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलो, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी बातचीत करेंगे। पहला प्रश्न, दक्षिणी अमेरिका। देखो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। ओके। और नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली है। ओके। और तीसरा है, इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी अफवाह क्षेत्र वाली नदी बहती है। देखो, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह क्षेत्र वाली नदी बहती है, ये दोनों ऑप्शन राइट है। कौन सा? एक तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, और तीसरा, यानी इसके अंदर जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो होगा बी ऑप्शन राइट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। क्यों? क्योंकि इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर स्थित नहीं है। अब इसकी व्याख्या देख लो। कथन एक गलत है, क्योंकि इस महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है। ध्यान रखना, कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न संख्या तो आपके इसके अंदर बी राइट है, ठीक है ना? बी इज आपका राइट ऑप्शन। ओके। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। बिल्कुल, वायुमंडल के अंदर आपकी जो नाइट्रोजन होती है वो बिल्कुल सभी के लिए आवश्यक होती है। और उसके बाद में कार्बन डाई गैस पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए सहायक होती है। बिल्कुल, कार्बन डाई जो होती है वो दोनों में सहायक होती है, यानी जो पेड़ पौधे हैं उनकी वृद्धि में भी सहायक होती है। और अब इसकी व्याख्या देख लेते हो। देखो, वायुमंडल के अंदर आपकी 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 21% आपकी ऑक्सीजन है, और 1% आपकी अन्य गैस है, जिसके अंदर आपकी CO2, O3, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी गैसें आ जाएगी। ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों के लिए वृद्धि में सहायक होती है, और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। और दूसरी बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन के साथ साथ हम नाइट्रोजन गैस भी अंदर लेते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, और जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, तथा यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आपका राइट है वो होगा सी ऑप्शन राइट। ठीक है ना? ओके। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3, वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है? देखो, वायुमंडल के अंदर आपका जो मध्यमंडल है वो आपके पाया जाता है दो मंडल के बीच में। कौन से दो मंडल? आपका एक तो होगा समताप मंडल, और दूसरा होगा आयन मंडल के बीच में पाया जाता है। अब अपनी व्याख्या देख लेते हैं, जिसके अंदर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान एवं अन्य आधार पर इसको 5 परतों के अंदर बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए शोभ मंडल 1 नंबर, 2 नंबर पे आपका समताप मंडल, 3 नंबर पे आपका मध्यमंडल, 4 नंबर पे आपका आयन मंडल, और 5 नंबर पे आपका बहिर्मंडल पाया जाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे हम लोग सांस ले सकते हैं, तथा हमारी सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणों है उसे बचा लेती है। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। देखो, नीचे दिए गए जो युग्म है इनको सही सुमेलित करना है। तो प्रशांत महासागर लगभग कैसा है? प्रशांत महासागर आपका लगभग वृत्ताकार है। ठीक है।
उसके बाद में अगर आपकी बात करें अंटार्कटिक महासागर, तो अंटार्कटिक महासागर आपके एस आकार का है। और उसके बाद में अपन बात करें आपके हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर बिल्कुल त्रिभुज आकार का है। और उसके बाद में अपन बात करें आपके आर्कटिक महासागर की, तो आर्कटिक महासागर जो है वो है आपके ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के समान। तो इसमें कौन सा हो गया, तो पहले के अंदर 3, ठीक है, दूसरे के अंदर आपके बी के अंदर 2, और सी के अंदर आपके क्या हो गया 1, और डी के अंदर आपके हो गया 4। तो आपका ऑप्शन राइट कौन सा हुआ, आपका ऑप्शन राइट हुआ बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। प्रशांत महासागर लगभग वर्ताकार है। देखो प्रशांत महासागर है बिल्कुल गोलाकार है, वर्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके अंतर्गत आते हैं। अंटार्कटिक महासागर अंग्रेजी के एस आकार के अनुसार, देखो अंटार्कटिक जो महासागर है आपका वो अंग्रेजी के एस आकार का है। हिंद महासागर ही एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, यानी भारत के नाम पे रखा गया है। और महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर है जो आपका त्रिभुजाकार है, भारत के हिंद हिंदुस्तान होने के कारण इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुववर्त यानी 66.5 डिग्री स्थित तथा उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। तो आर्कटिक वर्त है वो आपके उत्तरी ध्रुव के अंदर फैला हुआ है। उसके बाद में हाँ, इसका मैंने आंसर बता दिया ना, थर्ड बी। ठीक है, और व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्ततम मार्ग कौन सा है, देखो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम मार्ग आपका जो है वो है अंटार्कटिक महासागर। व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर जो है आपका अंटार्कटिक महासागर है। छठा, नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन, अंटार्कटिक महासागर की तट रेखा पोताश्रयों एवं पतलों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती, बिल्कुल सही बात है। और अंटार्कटिक महासागर की तट रेखा सीधे एवं चौड़े, देखो अंटार्कटिक महासागर का जो तट है वो सीधा एवं चौड़ा है। देखो ये कारण गलत है, चौड़ा नहीं है, ये कटा फटा ऐसे ऐसे है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो आपका राइट जो होगा वो सी होगा, कथन सही है कारण गलत है। और व्याख्या क्या कह रहा है, अंटार्कटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका स्थित है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। अंटार्कटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक तंदुरित है, यानी कटी पटी है, न कि ये इस तरीके की है। कहाँ मर गया, ऊपर चला गया क्या, हाँ ये इस तरीके की सीधी नहीं है, कटी पटी है, ठीक है ना, कटी फटी है। यह अनियमित एवं तंदूरी तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। तो ध्यान रखना आपका कौन सा है, अंटार्कटिक महासागर। 7वें नंबर पे नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है, देखो यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, ओके, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है, ओके। यह अन्य महासागरों के अपेक्षा अधिक गहरा है, ठीक है। इस महासागर के एक और एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा दूसरी और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका स्थित है। और ये जिस महाद्वीप की अपन बात कर रहे हैं, ये महाद्वीप कौन सा है, सॉरी महासागर कौन सा है उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये आपका है प्रशांत महासागर। ऊपर दिए गए कथन प्रशांत महासागर के संदर्भ में है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और इसके अंदर एक गर्त है, पानी के अंदर एक बहुत बड़ा गर्त है जिसका नाम है मोरियाना गर्त, जो सबसे गहरा भाग है, ठीक है ना। तो ये चीज आप थोड़ी ध्यान रखना। और 8वें नंबर पे देखते हैं कौन सा प्रश्न है, आकार के आधार पर महासागरों का सही कर्म क्या है। देखो आकार के आधार पर महासागरों का जो सही कर्म है वो है आपका सबसे पहले प्रशांत महासागर, उसके बाद में अंटार्कटिक महासागर, उसके बाद में आपका हिंद महासागर, और उसके बाद में आपका दक्षिणी महासागर, और उसके बाद में आपका ये 5वें नंबर आर्कटिक महासागर। तो 1 3 2 4 5, तो कहाँ रहा 1 3 2 4 5, इसके अंदर आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा डी, ठीक है। 8वें प्रश्न का ऑप्शन जो आपका राइट होगा वो आपका डी राइट होगा। देखो विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग है महासागर कहलाते हैं। आकार की दृष्टि से उनका क्रम देखें तो सबसे पहले आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के बाद में दूसरा अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर के बाद में तीसरा आपका हिंद महासागर, चौथा आपका दक्षिणी महासागर और पांचवा आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक के सागर चारों और प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक और हिंद महासागर के विस्तार को दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। आगे देखें, अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है। इसका क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित क्षेत्रफल से अधिक है, ओके। और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है, ओके। और यहाँ किसी प्रकार की स्थायी मानव निवास नहीं है। तो जो 9वां प्रश्न है इसके अंदर आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा क्या,
भाई इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बराबर है, और यहाँ किसी भी प्रकार की मानव बस्ती निवास नहीं है। तो 1 और 3 किसके अंदर है? तो आपके 9वां प्रश्न है उसके अंदर 1 और 3 सी के अंदर है। ठीक है, आगे देखो, व्याख्या केवल 1 और 3 सत्य हैं तथा कथन 2 गलत है। अंटार्कटिक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित, चूंकि यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। बहुत से देश के शोध केंद्र यहाँ पे स्थापित है। भारत का भी एक शोध केंद्र यहाँ पे स्थापित है, जिनका नाम, एक का नाम मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री, जो आपके कौन से महाद्वीप पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो देखो, द्वीपीय महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? तो द्वीपीय महाद्वीप उस महाद्वीप को कहा जाता है जिसके चारों ओर क्या हो? पानी पानी हो। तो अपन किसको कहेंगे? आपके ऑस्ट्रेलिया को कहेंगे, जिसके चारों ओर पानी है। व्याख्या, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं और यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। और यहाँ पे मैं आपको एक प्रश्न पूछूं कि कौन सा भारत के कौन से पड़ोसी देश, यानी भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश कौन से हैं? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, देश कौन से हैं। समझ में आया? भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश 2 है, मैं हिंट के लिए दे दूं, भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश 2 है, और कौन कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और अगर आपके द्वीपीय महाद्वीप की बात करेंगे तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। आगे देखो, जल मंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? देखो, जल मंडल के अंदर आपकी जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो देखो, जल को किया जाता है, बर्फ को किया जाता है और जलवाष्प को किया जाता है। तो ये तीनों की जाती है। तो प्रयोग सभी, देखो, पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है जिसे स्थल मंडल कहा जाता है। इस जल मंडल में जिसे जल मंडल कहा जाता है, जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल या जलवाष्प सम्मिलित तो होती है। देखो आगे, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? देखो, पहला क्या दे दिया? पनामा, ओके, उसके बाद में कोस्टारिका, निकारागुआ, और उसके बाद में होंडुरास। तो इसके अंदर जो आपका 12वां प्रश्न है, इसके अंदर आपके राइट होगा 15वां के अंदर नहीं, 12वें के अंदर आपके पनामा। देखो, इसमें थोड़ा चेंजिंग हो गया। देखो, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस की सहायता से मिलते हैं? किसकी सहायता से आपस में मिलते? किसकी से आपस में मिलते हैं? पनामा जल संधि, पनामा स्थल संधि के माध्यम से मिलते हैं। हम यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। देखो, व्याख्या, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक संकरे स्थल से जुड़े हुए हैं जिसमें पनामा स्थल संधि कहा जाता है तथा यह स्थल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ध्यान रखना, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है तथा दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से भी जोड़ती है, और ये एक प्रकार की स्थल संधि है। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? आप मुझे जरूर बताएं। देखो, आगे 13वां प्रश्न, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम? देखो, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली जो नहर है उसका नाम है स्वेज नहर। व्याख्या देख लेते हैं। मिस्र की सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। ठीक है, यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। देखो, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और ये कौन से को जोड़ती है? ये जोड़ती है आपके अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो दोनों चीज याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। 1869 में इस नहर को जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई। तो ध्यान रखना, एशिया और अफ्रीका के बीच में जो नहर है उसका नाम स्वेज नहर है। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों गुजरती है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके अंदर से तीनों रेखाएं गुजरती है? तो ये मैंने आपको क्लास के अंदर और नोट्स के अंदर दोनों के अंदर बताया था, जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। देखो, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, कौन कौन सी? कर्क रेखा आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा आपके 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, और विषुवत रेखा जो कि आपको 0 डिग्री अक्षांश है, जो पृथ्वी को दो प्रमुख भागों में विभाजित करती है। ये तीनों रेखाएं इससे गुजरती है, और विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है,
और आगे देखो 15वां क्वेश्चन, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना को क्या कहते हैं? देखो एशिया तथा इसको कहते हैं आपके क्या चीज कहते हैं? इसको यूराल पर्वत कहते हैं। 15वां नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपका जो है वो है यूराल पर्वत, यूराल नदी और काक्रेश पर्वत। ये काकेश पर्वत, ये तीनों चीजें जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करती है। ध्यान रखना, केवल यूराल पर्वत भी नहीं है, यूराल पर्वत से निकलने वाली नदी जो यूराल नदी है और एक काकेश पर्वत है वो भी इसको अलग करता है। देखो व्याख्या देख लो, यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो यूराल पर्वत तथा काकेश और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ध्यान रखना, यूराल पर्वत, कॉकेस नदी तथा यूराल नदी, कॉकेस पर्वत और यूराल नदी के द्वारा अलग होते हैं, एक दूसरे को अलग होते हैं। पर व्यवहारिक रूप से यूराल और एशिया को दो अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप एवं एशिया का जो संयुक्त भाग है उसको बोला जाता है यूरेशिया, यानी यूरोप प्लस एशिया। तो यूरेशिया ध्यान रखना है, और यूराल नदी, यूराल पर्वत और कॉकेश पर्वत भी, यूराल पर्वत, यूराल नदी और कॉकेश पर्वत को भी ध्यान में रखना है। अब है पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार के अनुसार सही क्रम क्या है? पृथ्वी के महाद्वीप है उनके आकार के अनुसार सही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा आपका एशिया है, एशिया के बाद में आपका दूसरे नंबर का यूरोप है, और यूरोप के बाद में तीसरा नंबर का अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर का दक्षिण अमेरिका और पांचवें नंबर का यूरोप। तो ये आपका सही क्रम है, और व्याख्या भी बिल्कुल सही दे रखी है। आपका इसके अंदर सी राइट हो जाएगा। जो आपका प्रश्न है 16वां प्रश्न, उसके अंदर आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। और इसके अंदर देख लो वापस व्याख्या में, पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका, तीसरे नंबर का आपका उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर का दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा आपका यूरोप और सातवां आपका ऑस्ट्रेलिया। देखो आगे 17वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो विश्व का सबसे गहरा भाग आपका प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है, जिसको बोलते हैं मोरियाना गर्त। और व्याख्या के अंदर भी दिया हुआ है कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में मोरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर समुद्र के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद में आपके देखते हैं 18वां प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट है। देखो स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर आपका माउंट एवरेस्ट है, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और दूसरा जो है वो आपका K2 है, जो समुद्र तल से 8,611 मीटर ऊंचा है। तीसरा कंचनजंगा है, जो समुद्र तल से 8,556 मीटर ऊंचा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपको क्रमशः दे दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन राइट है 18 के अंदर बी राइट है। और लास्ट इस यूनिट का या इस अध्याय का जो क्वेश्चन है 19वां, जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल है? देखो जैव मंडल के अंदर कौन कौन से परिमंडल आपके शामिल होंगे? तो जैव मंडल के अंदर आपका स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। देखो इस तरीके से ये आपका जैव मंडल हो गया, इसके अंदर स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों सम्मिलित होंगे। और व्याख्या में देखो, पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैव मंडल कहलाता है, और इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अतः ये सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, इसको कहा जाता है जैव मंडल। तो ये थे आपके इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको एनसीईआरटी से संबंधित आपकी व्याख्यात्मक क्लास हैं, उसके बाद में आपके वन लाइनर जीके एंड नोट्स एनसीईआरटी से संबंधित, तथा उसके बाद में एमसीक्यू के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और कोई आपका फ्रेंड है जो इस तरीके की स्टडी में है तो उसको इसका लिंक शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपके अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक बार वो प्ले लिस्ट विजिट जरूर कर लेना है ना, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ताकि आपके कोई काम की चीज़ हो तो